हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मैंने इसका बेस तुम्हें बता दिया था, बताया था या नहीं बताया था? क्या बताया था बेस में? मैंने आपको बताया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तब आया था जब बोहर्स मॉडल में कुछ कमियां आई थी। बोहर मॉडल में कमियां आने के कारण क्या कारण थे, क्यों फेल हुआ बोहर मॉडल, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था बोहर मॉडल में कमी आने के बाद दो डेवलपमेंट आई, उन डेवलपमेंट का यूज करके आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए दो डेवलपमेंट्स थी। कौन कौन सी थी? पहला था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो आप कर चुके हो, जिसके अंदर आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था। सेकंड, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी आप कर चुके हो, और कैसे उसने बोहर मॉडल को फेल किया ये भी आप पढ़ चुके हो। आज हम उन्हीं का यूज करते हुए, उन्हीं पोस्टुलेट्स का, उन्हीं डेवलपमेंट का यूज करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्योंकि यहां पे ये जो यूनिट है इसमें आपको ये नहीं अभी लिखने का है, उतारने का है, समझने का बहुत ज्यादा है कैसे क्या हुआ। लिखने का तो बहुत ही कम है इस यूनिट के अंदर, इसलिए बीच में वीडियो को स्किप मत किया करो, कंप्लीट देखा करो। तो आज देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कह रहा है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको स्टार्ट कैसे किया गया था, इसके बारे में क्या क्या बताया गया था, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो उससे पहले क्या था, एक मैकेनिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये एक फिजिक्स का पार्ट है। ज्यादा डिटेल आप हायर क्लासेस में किसके अंदर पढ़ोगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। क्लासिकल मैकेनिक्स एक क्या है, ब्रांच है साइंस की। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की ब्रांच मान लो, साइंस की ब्रांच मान लो। ये न्यूटन के जो लॉ थे मोशन के, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉ थे मोशन के, उनके ऊपर बेस्ड था ये क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो क्या बताती है ये मैकेनिक्स हमें किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकती है। मोशन का मतलब वो किस वेलोसिटी से चल रही है, कहां पे चल रही है, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, ये हमें किसी भी बॉडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। इसके हम क्या नाम देते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। जो किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन के जो लॉज थे मोशन के, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंडेंट ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन व्हिच टेल अस अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसी बॉडी होनी चाहिए? वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैक्रोस्कोपिक जो बॉडी होती है उनकी मोशन को ये आसानी से बता सकता है। कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स हमें आसानी से बता सकता है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब लार्ज बॉडी, जिनका मास ज्यादा हो, जैसे कि आपके पास क्या है, कोई पत्थर है ऊपर से गिर रहा है, फॉलिंग ऑफ स्टोन, इसके बारे में, इसकी मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें क्लासिकल मैकेनिक्स दे सकता है। क्यों दे सकता क्लासिकल मैकेनिक्स? क्योंकि जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है इट ओनली फॉलो पार्टिकल नेचर। ये केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट है? पार्टिकल नेचर पे डिपेंडेंट है। और हमने आज तक पढ़ा है, अभी डी ब्रोगली ने जो दिया था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में, हमने क्या पढ़ा था? इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास ड्यूअल बिहेवियर है, मतलब पार्टिकल भी और वेव भी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली कौन से बिहेवियर को बताती है? पार्टिकल बिहेवियर को बताती है, पार्टिकल नेचर को बताती है। इसलिए ये कह रहा है कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी है ना, उसकी मोशन को आसानी से क्लासिकल मैकेनिक्स बता सकता है। क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है? ओनली पार्टिकल नेचर को। और पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन को आसानी से बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडी का जो वेव नेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए उसको इग्नोर करके ये पार्टिकल नेचर के बेस के ऊपर एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन के बारे में बता सकता है। क्यों होता है उसका वेव नेचर बहुत ही कम? क्योंकि हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू
H/mv, डी ब्रोगली ने पढ़ा था, ये पढ़ा था, यानी कि जिस बॉडी का मास ज्यादा हुआ, मैक्रोस्कोपिक बॉडी का मास ज्यादा होगा, अगर उसका मास हाई है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लो, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। इसलिए उसको क्या है, उसकी वेवलेंथ ना के बराबर है, ना के बराबर है उसके अंदर वेवलेंथ मैक्रोस्कोपिक बॉडी के अंदर, तो उसमें ओनली कौन सा फैक्टर काम करेगा, कौन सा नेचर काम करेगा, पार्टिकल नेचर। और क्लासिकल मैकेनिक्स किसके अकॉर्डिंग चलती है, पार्टिकल नेचर की। इसलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लासिकल मैकेनिक्स दे देता है। समझ आया ही नहीं आया? क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्यों? जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है उनके पास वेव नेचर कम होता है और पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा होता है, और क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर। इतना पता चल गया। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स को, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करें, किसके लिए अप्लाई करें, फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडी, अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करोगे तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन को फेल हो जाता है, एक्सप्लेन कर, फेल्स टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी, मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी। माइक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन को फेल कर देता है, उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्यों फेल हो जाता है, रीजन आपसे फिर से पूछेगा, क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडी का दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है, और उसके दोनों नेचर की जो वैल्यू होती है ना वो हाई होती है। अगर इसके दोनों नेचर की वैल्यू हाई है तो ऐसी साइंस, ऐसी मैकेनिक्स इनके बारे में अच्छा रिजल्ट देगी जो दोनों बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स तो ओनली किस पे डिपेंडेंट है, पार्टिकल, वो वेव नेचर को तो फॉलो करता ही नहीं है। इसलिए माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो आप क्या लिखोगे, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली फॉलो पार्टिकल नेचर, इट इग्नोर्स द वेव नेचर, ये वेव नेचर को इग्नोर कर देता है, और माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए वेव नेचर कंपलसरी है। तो ऐसी मैकेनिक्स हमें चाहिए जो वेव नेचर को भी ले और पार्टिकल नेचर दोनों पे डिपेंडेंट हो, वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे सकता। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे मैंने 2-3 बातें बताई हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल नेचर पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छी एक्सप्लेनेशन देती है। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है और वेव नेचर कैसा होता है, नेग्लिजिबल। लेकिन जब इस मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए लगाएंगे तो ये उनकी मोशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है फेल? क्योंकि उनके माइक्रोस्कोपिक बॉडी के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर, और हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली किस पे डिपेंडेंट है, पार्टिकल नेचर पे। इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में क्या नहीं देता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसलिए क्या किया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स को हटा दिया गया फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडी। एक साइंस की नई ब्रांच आई, एक साइंस की नई ब्रांच आई जो इन माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। उसको क्या नाम दे दिया गया, क्वांटम मैकेनिक्स नाम देते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है। कोई सक्सेसफुल होता है ये इनकी एक्सप्लेन करने में, क्यों हो जाता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स follow both nature, particle and wave nature. Quantum mechanics depend on both nature, particle as well as wave nature, क्योंकि quantum mechanics दोनों पे डिपेंडेंट है, पार्टिकल नेचर को भी देख के चलता है और वेव नेचर को भी देख के चलता है। इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स लेते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स ने एक मॉडल दिया जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये हम क्यों ले रहे हैं, ने मॉडल ऑफ एटम क्यों दिया, ये वेव नेचर को कैसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता, वेव नेचर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ड्वाल बिहेवियर ऑफ मैटर में, तो हमने वहां पे पढ़ा था इसके पास ड्वाल नेचर होता है, और उसी को क्वांटम मैकेनिक्स ने फॉलो किया, इसलिए इसने पार्टिकल और वेव नेचर को फॉलो किया और एक नई साइंस आ गई जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आया नहीं? अब ये छोटी छोटी बातें आप सब लिख सकते हो, आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, समझने की बातें थी।
सबसे पहले a branch of science that is called classical mechanics, which depend on the Newton law of motion, explain the motion of the macroscopic body because it only dependent on the particle nature, but it fails to explain the motion of microscopic body because it not takes the account for the wave nature, so it fails to explain these. But rather a new branch of science was discovered that is called quantum mechanics, which depend on both particle and wave nature. This mechanics gives successful result about the motion of the microscopic body because it takes both particle nature as well as wave nature. हो जाएगा फिर ये। अब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सुनिएगा, हटा दो इन सबको, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास सुनने की है, उसके बाद ही हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे पहुंचेंगे। तो अब हम लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है इसकी सुनिएगा आप। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए लगा दिया गया। इसको देखा गया भाई क्या ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे काम करता है, किसके ऊपर अप्लाई किया गया, इसको मैक्रोस्कोपिक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया गया। जैसे ही मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे अप्लाई किया तो क्या है, इट गिव्स द सेम रिजल्ट, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज गिवन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, गिवन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। जो रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स ने दिए थे वही रिजल्ट ये क्वांटम मैकेनिक्स देता है। किसके बारे में, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में। क्यों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स दोनों नेचर को फॉलो करता है, पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है ये, और किसको भी फॉलो करता है, वेव। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक बॉडी के पास कौन सा नेचर ज्यादा होता है, पार्टिकल, और क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली किसको फॉलो करता है, पार्टिकल। इसलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडी का जो रिजल्ट है वो चाहे आप इसके अकॉर्डिंग निकालो या इसके अकॉर्डिंग, दोनों से सेम आ रहा था। लेकिन फिर क्या किया गया, इसी को माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे जब अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स द एग्जैक्ट रिजल्ट। कौन, क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज इट टेक्स द अकाउंट ऑफ बोथ पार्टिकल एंड एज वेल एज वेव नेचर। किया गया क्वांटम मैकेनिक्स को, क्या किया गया, डेवलप किया गया। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कवरी की गई। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हाइजेनबर्ग और एक इरविन स्क्रोडिंजर। इरविन स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को क्या किया था, डेवलप किया था 1926 में। 1926 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग और एक साइंटिस्ट थे इरविन स्क्रोडिंजर। इन दोनों ने 1926 में 1926 में सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करना स्टार्ट किया था, डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया क्वांटम मैकेनिक्स में, इन्होंने एक इक्वेशन को डेवलप किया, एक ऐसी इक्वेशन को डेवलप किया जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत जरूरी थी। तो हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने क्या किया, एक इक्वेशन को डेवलप किया। वो इक्वेशन क्या करती है, वो इक्वेशन पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर दोनों को इंक्लूड करके चलती है। तो क्या किया था हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने, एक इक्वेशन को इंक्लूड किया, एक इक्वेशन को डेवलप किया जो क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो उसने क्या किया, उस इक्वेशन के बारे में बताया कि वो इक्वेशन पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है और किसको फॉलो भी करती है, वेव नेचर के बारे में। यहां पे हम मोस्टली बातें डिस्कस करेंगे वेव मोशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेव मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या किया, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहां पे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आपके एमएससी के हायर क्लासेस में आएगा। यहां पे सिर्फ इतना बात याद रखो, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स आई जो पार्टिकल और वेव नेचर को फॉलो करती है। उसके बारे में सबसे पहले डेवलप जो उसको किया था क्वांटम मैकेनिक्स को, वो हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने किया था। फिर उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को फॉलो करके चलती है। हम यहां पे जो ज्यादातर बातें करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वेव मोशन के बारे में करेंगे। फिर स्क्रोडिंजर ने जो इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी, वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया था, जो वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था
एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन थी। एच साई इज इक्वल टू ई साई, दिस इज दैट स्कोर्डिंजर वेव इक्वेशन विच वाज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी देयर मोशन। कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसकी मोशन के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई थी वो ये दी गई थी, एच साई इक्वल टू ई साई। एच यहां पे क्या है, ऑपरेटर ऊपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये आपके पास फिर से मैं कह रहा हूं हायर स्टडीज के अंदर आपके पास आएगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आगे आएगा। उसके बाद क्या किया गया, एच साई। साई क्या है, साई इज द वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या है ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। साई जो है बस इतना याद रखो अभी के लिए, ये क्या है, वेव फंक्शन है। ई क्या है, ई है टोटल एनर्जी। ई क्या है, टोटल एनर्जी है। लेकिन एक बात बताता हूं, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। ये इक्वेशन कैसी है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इक्वेशन डेवलप की थी इट इज द टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आता है, टाइम के साथ इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो क्या है, जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन के अंदर। तो दिस इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट दैट वाज गिवन बाय द स्कोर्डिंजर। एच साई इक्वल टू ई साई। एच क्या है, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। साई क्या, वेव फंक्शन है। और ई क्या है, टोटल एनर्जी है। यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो कौन कौन सी काउंट होती है। आपने किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में जानना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी कौन कौन सी काउंट की जाएगी। उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर कितनी अट्रैक्टिव एनर्जी है, ए फॉर अट्रैक्टिव, ई फॉर एनर्जी, प्लस में उसके अंदर कितनी रिपल्सिव, आर फॉर रिपल्सिव एनर्जी है। तो इस तरीके से सबको कंबाइन कर दिया गया और उसी को टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो आपको एक एक बात इसके बारे में जो बता रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। टोटल एनर्जी कौन कौन सी ली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, प्लस में अट्रैक्टिव एनर्जी, प्लस में रिपल्सन एनर्जी इन एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी। किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की टोटल एनर्जी कैसे काउंट की जाती है, ऐसे काउंट की जाती है। और वेव फंक्शन क्या है अब इसकी सुनिएगा। तो ये क्या करा, जो ये वेव फंक्शन है ये किसी इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है, वेव फंक्शन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या बताता है, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में होता है, जो ये वेव फंक्शन होता है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का, माइक्रोस्कोपिक बॉडी का होता है, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारे इतने इस यूनिट में इसका इतनी ही डिस्कसिंग थी, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें पता चल गया है। अब क्या करोगे, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा, इट गिव्स अबाउट द टोटल एनर्जी। ये हमें किसके बारे में देगा, टोटल एनर्जी के बारे में, और साई के बारे में बताएगा। और साई क्या है, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट बातें बताएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, वेव फंक्शन बोला जाता है। ये था एक छोटा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में 2-4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया गया, इस स्कोर्डिंजर वेव इक्वेशन को किसके लिए लगा दिया गया, हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई कर दिया गया। हटा दूं तो स्कोर्डिंजर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, जो अभी अभी आपने डिस्कवर की है। कौन सी थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करते हैं तो दिस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जब हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व करते हैं तो आप लिखोगे, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन नाम दे लो, या फिर इसको क्या नाम देते हो, इसको हम नाम देते हैं वेव इक्वेशन। नाम ना देके इसको एक और स्कोर्डिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। स्कोर्डिंजर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने दिया था। ये क्या करे, ये इक्वेशन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होती है। 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और किस पे डिपेंडेंट होती है, जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम इसको अच्छे से सोल्व करेंगे हायर क्लासेस में तब पता चलेगा। इट डिपेंड ऑन 3D स्पेस में अवेलेबल होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर क्या कहा गया, हाइड्रोजन एटम के बारे में इस इक्वेशन को सोल्व किया गया। When this equation solve for the hydrogen atom, तो क्या मिला, ये इक्वेशन हमें देती है क्या क्या, इट गिव्स इंफॉर्मेशन।
क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, देयर एनर्जी स्टेट्स, जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दिया इसने? जब ये इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व की गई तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी एनर्जी स्टेट के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? हमें ये इक्वेशन देती है। तो इस इक्वेशन से हमें किसके बारे में पता चलता है? हमें पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी एनर्जी स्टेट के बारे में एंड वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बताया था ना अभी किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन, जिसको हमने साई बताया है, इसके बारे में भी ये इक्वेशन देती है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? When this equation solve for the hydrogen atom, then we obtain information about the electron, their energy state and wave function of the electron। और इलेक्ट्रॉन का हमें क्या पता चलता है? वेव फंक्शन के बारे में पता चलता है। जब हम इन सब का पता चलता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, उनके एनर्जी स्टेट और उनके वेव फंक्शन, इन सबको इकट्ठा शो करने के लिए, इन सबको इकट्ठा इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नंबर्स का सेट बनाया गया। एक नंबर्स का क्या बनाया गया? ए नंबर सेट वाज प्रिपेयर्ड विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, देयर एनर्जी स्टेट एंड वेव फंक्शन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके एनर्जी स्टेट के बारे में, उसके वेव फंक्शन के बारे में जानने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए एक 3 नंबर का सेट बनाया गया। 3 नंबर का सेट बनाया गया, इसी ने बना था। इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन मिली। ये इंफॉर्मेशन क्या है? एक जगह इकट्ठी कर दी गई। कहां पे? एक 3 नंबर का सेट बना दिया गया। उस 3 नंबर के सेट में वो इन तीनों को इकट्ठा कर दिया। भाई इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस नंबर से मिलेगी। उन नंबर को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्योंकि ये किसने डिस्कवर किया? क्वांटम मैकेनिक्स ने। तो व्हेन दिस इक्वेशन सोल्व देन वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, देयर एनर्जी स्टेट एंड वेव फंक्शन। बाय कंबाइनिंग दीज a set of 3 numbers was prepared that is known as quantum number। तो एक 3 नंबर का सेट बना दिया गया। उस 3 नंबर के सेट को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसको? क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, इसके अंदर 3 नंबर होते हैं फर्दर, क्योंकि 3 नंबर का सेट है ये। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 नंबर है। इन तीनों का सेट बना दिया गया जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन, उसका एनर्जी स्टेट, उसके वेव फंक्शन, ये सब हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने दे दिया। फिर इसने काम कहां घूमेंगे, इसलिए क्या किया? तीनों नंबर को कंबाइन करके एक सेट बना दिया 3 नंबर्स का। उस सेट को क्या नाम दे दिया गया? क्वांटम नंबर्स। अगर आपको क्वांटम नंबर पहचान लिया तो आप उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन भी पता कर सकते हो, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट भी पता कर सकते हो, सब कुछ आप पता कर सकते हो उसके बारे में। इसलिए 3 नंबर का सेट बना दिया गया, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स। फिर ये कहा गया जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या नाम दिया जाएगा? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इस यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके वेव फंक्शन को, देयर इज द 1 इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, इट्स वेव फंक्शन इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके वेव फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया? आगे चलकर एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दे दिया गया। इसके वेव फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देयर इज द 1 इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, इट्स वेव फंक्शन इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वेव फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया? एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दे दिया गया। तो वेव फंक्शन को हम क्या नाम भी दे सकते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल भी नाम दे सकते हैं। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, इनका एनर्जी डिफरेंट होती है, इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इनकी शेप, साइज, एनर्जी, ओरिएंटेशन सब कुछ अलग होता है। और इन्हीं सबको तो कौन बताएगा? ये क्वांटम नंबर का सेट बताएगा। देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन था, उसके वेव फंक्शन को एटॉमिक ऑर्बिटल बता दिया। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल की अलग शेप होती है, अलग साइज होता है, अलग एनर्जी होती है, अलग ओरिएंटेशन होती है। इन सबको बताने के लिए ही तो एक 3 नंबर का सेट बनाया था। इस सेट को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स बोला जाता है।
हो जाएगा। ये था यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो क्या किया गया, हटा दो इन सबको, आगे बढ़े तो इन्होंने कहा हम इसको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को किसके लिए अप्लाई करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो ऐसा कहा गया ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इट इज डिफिकल्ट या ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए क्या कहा गया, हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करके ही मल्टी इलेक्ट्रॉनिक तक पहुंचेंगे। कैसे, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में अगर आपको पता है तो उसके ऊपर अप्रोक्सीमेट मेथड लगा दो। कौन सा मेथड लगा दे, अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड क्या है, मतलब आइडिया लगा दे। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखते हुए मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में अप्रोक्सीमेट मेथड लगा दो, भाई आइडिया लगा दो ऐसा हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे क्या बताया गया, यूजिंग द अप्रोक्सीमेट मेथड अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इट वाज सेज दैट, क्या कहा गया, ये कहा गया देयर आर द मैनी ऑर्बिटल्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। वे बहुत सारे जो ऑर्बिटल हैं उनके बारे में क्या बताया गया, सिर्फ इतना डिफरेंस है यूनी इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में। मल्टी इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल हैं बहुत सारे, वे थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़े हुए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर चार्ज ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उनके ऑर्बिटल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। क्यों, अब ध्यान से सुनिए, हमने कहा था एक इलेक्ट्रॉन था किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, उसके वेव फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में फिल होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो यहां से यह आइडिया भी लगाया गया था, इलेक्ट्रॉन्स जो वो किसके बारे में फिल होते हैं, किसके अंदर फिल होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। यह था भाई क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपको जानना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। कहते हो तो 1-2 मिनट में मैं कंप्लीट कहानी आपको दोबारा से सुना देता हूं, आपको लिखने की है, वो आप देखना अब क्या क्या करोगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बहुत तेजी से थोड़ा सा चलूंगा, आपको बिल्कुल एक कंप्लीट कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले क्या आया था भाई, आपको भी पता, क्वांटम मैकेनिक्स से पहले कौन सी मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओनली पार्टिकल नेचर। इसलिए इसको केवल और केवल किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्रोस्कोपिक बॉडी। क्यों, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है, वेव नेचर कम होता है। लेकिन जब क्लासिकल मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाती है। इसलिए क्या कहा गया, एक नई ब्रांच आई साइंस की। कौन सी आई थी नई ब्रांच, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स किस पे डिपेंडेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पे डिपेंडेंट है। किसके ऊपर, वेव नेचर पे भी, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये पार्टिकल नेचर पे भी डिपेंडेंट है। तो ये दोनों पे डिपेंडेंट है, इसलिए क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए दी बेस्ट थी। तो फिर क्या, क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया किसने, एक थे हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने, और दूसरा किसने किया था, दूसरा किया था इरविन स्कोल्डिंजर ने। बताया था मैंने, ये स्कोल्डिंजर ने किया था। तो फिर इन्होंने डेवलप किया, तो इन्होंने एक इक्वेशन दी, स्कोल्डिंजर ने एक इक्वेशन दी जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। वो क्या थी, Hψ = Eψ। यही बताया था ना, ये इक्वेशन थी स्कोल्डिंजर वेव इक्वेशन, या खाली इसको क्या नाम दे सकते हैं, वेव इक्वेशन। ये करा, इस वेव इक्वेशन से आपको एनर्जी के बारे में, और साई जिसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, और ये वेव फंक्शन हमें किसके बारे में बताता है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बताता है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर क्या कहा गया, इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर देते हैं, किसके ऊपर अप्लाई किया गया, हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई किया गया। जब इसको हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई किया गया तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी एनर्जी स्टेट के बारे में, उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन के बारे में, और उस इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या किया गया, जो ये इक्वेशन जब हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व की गई तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, उसकी एनर्जी स्टेट के बारे में पता चला, उसके वेव फंक्शन के बारे में पता चला, और उस वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर फिल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही फिल होते हैं। इन सबको इकट्ठा एक जगह कंबाइन करके जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, इसलिए एक 3 नंबर का सेट बना दिया गया। उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया था, क्वांटम नंबर्स नाम दिया था, जिसके अंदर 3
क्वांटम नंबर थे, बताया था। फिर कहा था अगर ये इक्वेशन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लगाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए क्या कहा गया, ऐसा कहा गया आप यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लो और उसके ऊपर अप्रोक्सीमेट मेथड लगा दो। अप्रोक्सीमेट मेथड मतलब आप यूनि इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानते हो उसी का आइडिया लगाते हुए मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दो। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया गया, देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बहुत सारे ऑर्बिटल है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टेड है, सिकुड़े हुए हैं। क्यों है भी कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि इनके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है जो उन ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़े हुए होते हैं। और एंडिंग में फिर से यही कहा गया, एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट पता चल गया तो आपको यह पता चल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, किस जगह पे है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, और हमारी क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स ने यही तो बताना था, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कैसी बॉडी है, माइक्रोस्कोपिक। ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ लिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, इन सबको देखते हुए अब हम पहुंचे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो देखिएगा क्या क्या आपके पास है, हटा दो इन सबको। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं देखिएगा। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्या क्या पोस्टुलेट इसकी हैं, क्या क्या तथ्य बताए, क्या क्या बातें बताए। सबसे पहली पोस्टुलेट तो इसकी है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसने सबसे पहले कहा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स है, ठीक है। सेकंड क्या कहा गया, सेकंड पोस्टुलेट कहा गया जो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, किसके कारण होती है ये, इज ड्यू टू वेव लाइक नेचर। किसके कारण होती है, वेव लाइक नेचर के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन्स का कैसा नेचर होता है, वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वेव लाइक नेचर किसने एक्सप्लेन किया था, क्वांटम मैकेनिक्स ने, इसलिए हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, वो फिक्स एनर्जी किसके कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। फिर थर्ड क्या बताया गया, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल थर्ड पोस्टुलेट किसको लेके चल रहा है, थर्ड पोस्टुलेट में कह रहा है, हमने कहा था वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली, नहीं मेजर कर सकते ना, तो वो भी सही बात है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या थी, वेलोसिटी एंड पोजीशन कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली, कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली, ये भी बात सही थी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, और जिसके पास वेव नेचर आ जाए तो उसका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। इसलिए क्या है, उनके अंदर उनकी वेलोसिटी में, उनकी पोजीशन में क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या बताया था, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, अनिश्चित है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे कि अब ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, कोई जरूर थोड़ी, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो कभी बाहर कभी अंदर भी हो सकता है। इसलिए क्या है, सो इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज शोन बाय प्रोबेबिलिटी, पहले भी बताया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किससे शो करोगे, प्रोबेबिलिटी से शो करोगे। किससे शो किया जाएगा, बाय द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो पहली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एनर्जी वेव नेचर के कारण है। और तीसरा, वेलोसिटी और पोजीशन को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किससे शो की जाती है, प्रोबेबिलिटी से। फोर्थ पोस्टुलेट क्या थी इसकी, अभी तो बताया था, वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बताया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं, वेव। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट फिफ्थ जो मैं आपको बताना रह गया वो क्या है, वो सुनिएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा था वही इकट्ठा कर दिया, बस वही किया। लास्ट क्या है, ये करा, जो ये वेव फंक्शन है ना, इसका अगर स्क्वायर कर दे,
इसका वेव फंक्शन का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये हमें बताता है कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम है। तो वेव फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। इसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम। साई स्क्वायर हमें यह बताता है कहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलते हैं, ऐसी कौन बताएगा, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर बताएगा। ये थे इसके पोस्टुलेट्स, बेसिक से और कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ 5-4 बातें याद रखनी है। अब तक जो मैंने बताया वही सभी कुछ एक्सप्लेन किया, हो गया। ये था एक छोटा सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या दिया है, क्वांटम नंबर्स बताया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वांटम नंबर है। तो हम ये सभी से लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से हमें पता चला था क्वांटम नंबर के बारे में। चले फिर आगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वांटम नंबर। ओके।